चलिए, let's start the class. So as you see, today's topic is batch costing और process costing. Batch costing क्या होती है और किस तरह से इसको हम रिकॉर्ड करते हैं और क्या इसका सिग्निफिकेंस है, और फिर उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग. बैच कॉस्टिंग एक छोटा सा टॉपिक है, सब टॉपिक है, तो इसमें हमें इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग काफ़ी लेंथी टॉपिक है. तो आज की जो हमारी क्लास का जो मेन पार्ट है वो प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर होगा कि प्रोसेस कॉस्टिंग कैसे होती है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरह से हम प्रोसेस कॉस्टिंग में अपने कॉस्ट को जो है वो रिकॉर्ड करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की. अच्छा, इससे पहले आप लोग एक टॉपिक बिल्कुल शुरू में किया था आप लोगों ने, अगर आपको याद हो, दैट इज कॉल्ड जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग. हमारे पास जब भी कोई इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो वो मैन्युफैक्चरिंग तीन बेसिक तरीकों से हो रही होती है. तो फर्स्ट थिंग इज जॉब ऑर्डर. जॉब ऑर्डर में क्या होता है? जॉब ऑर्डर में होती है कस्टमाइजेशन. हर कस्टमर अपनी मर्जी से चीजें क्या करता है? बनवाता है. जैसे अगर आप जाते हैं कोई फर्नीचर खरीदने के लिए और आप कोई ऑर्डर पे फर्नीचर बनाते हैं तो आप अपना साइज लेके जाते हैं, कलर लेके जाते हैं, वुड की किस्म लेके जाते हैं कि भाई मुझे ये वाली चीज चाहिए. इसी तरह से अगर आप बुटीक पे जाते हैं, टेलर पे जाते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास एक साइज होता है, आपको एक कपड़ा चाहिए होता है जो आपकी अपनी मर्जी का हो, आपको जो डिजाइन चाहिए होता है वो आपकी मर्जी का हो. तो जहां कहीं भी कस्टमाइजेशन होती है वहां पर आप जो कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड दी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, जहां कस्टमर अपनी मर्जी से चीजें क्या करता है? प्रोड्यूस करवाता है, अपनी मर्जी से चीजें बनवाता है. तो ये हमारा कॉस्टिंग का जो सबसे पहला मेथड था वो हमने शुरू में किया था, दैट इज चैप्टर 3 था आई गेस. उसके बाद देयर आर टू अदर मोर इंपॉर्टेंट मेथड्स. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड बैच कॉस्टिंग. अच्छा जी, बैच कॉस्टिंग क्या होती है पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं. इसका एक छोटा सा क्वेश्चन है वो करते हैं, फिर उसके बाद अपने मेन टॉपिक पे चलेंगे. बैच कॉस्टिंग उस वक्त होती है जब एक ही वक्त में एक जैसी चीजें बल्क क्वांटिटी में बनती है. ठीक है जी, एक ही वक्त में एक जैसी चीजें बल्क क्वांटिटी में बनती हैं और फिर वही इक्विपमेंट में हम इंग्रेडिएंट्स चेंज कर देते हैं और उसी इक्विपमेंट से कोई दूसरी चीज बनना क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है और बल्क में बनती है. एक दो पांच दस नहीं, लाखों की तादाद में जो है वो एक साथ चीजें क्या होती हैं? प्रोड्यूस होती हैं. इसकी सबसे जो अच्छी एग्जांपल मिलती है वो मिलती है फार्मा कंपनीज में, फार्मेसी में. अब जब पैनाडॉल बनती है तो वो पैनाडॉल एक दो पांच दस नहीं बनती, बल्कि वो लाखों पैनाडॉल्स क्या होती हैं? एक ही वक्त में क्या कर रही होती है? प्रोड्यूस हो रही होती है. मार्केट में उसकी डिमांड हो या ना हो, उनको क्या करना है कि उन्होंने उस चीज को प्रोड्यूस करना है, अपनी इन्वेंट्री को पूरा करना है. एक बैच में अगर लेट सपोज उनको 50 लाख पैनाडॉल बनानी है तो चाहे उनके पास ऑर्डर हो या ना हो, वो क्या करते हैं कि इतने ऑर्डर या इतनी चीजें लाजमी क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उस मशीन की कैपेसिटी है 50 लाख पैनाडॉल बनाने की. अगर आप उससे कम बनाएंगे तो अल्टीमेटली आपको नुकसान होगा. तो आपने चाहे ऑर्डर है या ना है, आपने उसी बैच के ऊपर क्या करना है? काम करना है. अब पैनाडॉल की प्रोडक्शन पूरी हो गई, सपोज कर ले आपने 50 लाख बना ली. अब आपने उसी इक्विपमेंट को धोया, वॉश किया, उसमें किसी दूसरी मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स डाल दिए. वही मशीन अब कोई दूसरी दवा क्या कर रही है? प्रोड्यूस कर रही है, तैयार कर रही है, और वो भी बल्क क्वांटिटी में कर रही है. तो सेम इक्विपमेंट, एक ही इक्विपमेंट बहुत सारी चीजों को क्या कर रहा होता है? एक साथ क्या कर रहा होता है? प्रोड्यूस कर रहा होता है, बना रहा होता है. और इसका जो टास्क होता है वो बेसिकली अपनी इन्वेंट्री को पूरा करना होता है, कि हमें अपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन पूरी करनी है, चाहे हमारे पास उसके ऑर्डर हैं या नहीं है. बेकरी में जाते हैं, बेकरी में बिस्किट्स बनते हैं. फॉर एग्जांपल, एक उन्होंने बिस्किट का टाइप बनाई, कुकी बनाया, कोई चॉकलेट कुकी, उसके उन्होंने हजारों बिस्किट तैयार कर दिए. उसी इक्विपमेंट को धोया, उसी के अंदर जो है वो ब्रेड का सामान डाला. तो जो इक्विपमेंट पहले कुकी तैयार कर रहा था वो ब्रेड बनाना क्या कर देगा? शुरू कर देगा. और उन्होंने लाखों की तादाद में जो है वो ब्रेड्स क्या कर दी? तैयार कर दी.
तो बैच कॉस्टिंग के अंदर एक ही वक्त में बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो सेम इक्विपमेंट से क्या हो रही होती है, जनरेट हो रही होती है, और हर उसके ऊपर एक बैच नंबर डला होता है कि जनाब ये इस तारीख को ये बैच क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। पर एक्सपायरी डेट होती है हर दवा के साथ। अगर आप कभी उसका बॉक्स पे देखें तो उसके पीछे एक बैच नंबर भी डला होता है कि ये इस तारीख को इस जगह पर ये बैच जो है वो प्रोड्यूस हुआ था, ताकि कल को अगर कोई मेडिसिन में प्रॉब्लम आए तो उस बैच की तमाम मेडिसिन क्या कर ली जाती है, वापस कर ली जाती है। आज से कुछ अर्से पहले, आज से 8-10 साल पहले की बात है, इफ्रोज फार्मा के अंदर ये प्रॉब्लम हुई थी। एक बहुत बड़ी कंपनी थी कि उन्होंने अपना मेडिकल इक्विपमेंट सही से धोया नहीं था, सही से वॉश नहीं किया था, और पुरानी जो मेडिसिन प्रोड्यूस हुई थी उसके कुछ जरात, उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स नई मेडिसिन में आगे क्या हो गए थे, मिक्स हो गए थे। तो उससे कुछ लोगों की जो है वो हालत खराब हुई और कुछ लोगों का इंतकाल भी हुआ। तो वो पूरा का पूरा बैच जो है वो क्या कर लिया गया, मार्केट से उठा लिया गया। उनका ये बैच नंबर फलाने फलाने की जितनी मेडिसिन हैं सब क्या कर लें, मार्केट से आप उठा लें। तो उससे क्या होता है कि आप वो बैच नंबर से उसको ट्रेस करने में क्या होती है, मदद मिलती है, आसानी होती है। तो बैच कॉस्टिंग इज बेसिकली a costing method in which we have to produce goods in batches plus in a bulk quantity with the same equipment, एक ही वक्त में। ठीक है जी, आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कहता है बैच कॉस्टिंग। What is batch costing? Batch costing is similar to job costing. ये बिल्कुल सिमिलर है जॉब कॉस्टिंग के, in that each batch of similar articles is separately identifiable. मतलब अगर पैनाडोल बन रही है तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि जनाब ये पैनाडोल है, ये दूसरी वाली दवा है, ये तीसरी दवा है। तो उसका मतलब ये है कि आप हर चीज को सेपरेटली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। The cost per unit manufactured in a batch is a total batch cost divided by the number of units in the batch. अगर हमें एक यूनिट की कॉस्ट निकालनी हो, आप एक पैनाडोल कितने की पड़ी, तो हम क्या करेंगे, हमने उसमें जितना मटेरियल डाला है, जितना लेबर डाला है, जितनी फैक्ट्री ओवरहेड डाला है, उन सबको प्लस करेंगे और नंबर ऑफ पैनाडोल से क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक पैनाडोल की क्या पता चल जाएगी, कॉस्ट पता चल जाएगी। Batch costing is used where common equipment is used to produce batches of different products. ये इसकी खासियत है कि एक ही इक्विपमेंट से आप सिर्फ इंग्रेडिएंट्स चेंज करते हैं और आउटपुट क्या हो जाता है, उसका चेंज हो जाता है। प्रोसेस कॉस्टिंग में ये चीज नहीं होती। प्रोसेस कॉस्टिंग में एक डिफरेंट मेथड होता है। तो इस चीज को जो जॉब ऑर्डर को और इसको अलग करता है बैच कॉस्टिंग को, वो ये करता है कि इसमें इक्विपमेंट बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं होती। एक ही बस आप उसका इंग्रेडिएंट चेंज करें, वो चीज जो है वो दूसरी चीज प्रोड्यूस करना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। It is especially relevant where products are not made for a specific job. यानी यहाँ पर कस्टमाइजेशन की जरूरत नहीं होती। आप कस्टमर से पूछ के नहीं बनाते कि जनाब पैनाडोल आपको व्हाइट कलर में चाहिए या ऑफ व्हाइट कलर में चाहिए या ब्लू कलर में चाहिए। वो उसका वही तरीका है, वही स्टैंडर्ड है, वही फॉर्मूला है, उसी तरह से ही वो बनेगी। इसके अलावा उसका कोई और तरीका मौजूद, तो कस्टमाइजेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। बट आर प्रोड्यूस फॉर इन्वेंट्री यूजिंग अ सिंगल प्रोडक्शन लाइन। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पैनाडोल के ऑर्डर हैं या नहीं है। आपने अगर 50 लाख बनानी है तो 50 लाख ही बनेगी, ना उससे एक गोली ज्यादा बनेगी ना उससे एक गोली कम बनेगी। ये उतनी ही बनाता है। आप उसको उठा के इन्वेंट्री में डाल दीजिए, गोडाउन में डाल दीजिए, जब ऑर्डर आएगा तो आप सप्लाई करते रहे, लेकिन हम इससे एक गोली भी कम बना नहीं सकते। इसके जो कॉमन एग्जांपल्स हैं जहां पर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, दैट इज फूड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है जी, फूड मैन्युफैक्चरिंग में जैसे बेकरी वगैरह होती है, वहां पर इस पे ज्यादातर काम होता है। सॉसेस बन रहे होते हैं, जैम्स बन रहे होते हैं, ये सारा का सारा किसमें बन रहा है, आपका इसमें आ रही है, बल्क में बन रही है, एक साथ चीजें बन रही है। पेंट इंडस्ट्री, अब आप पेंट्स होते हैं, घर के जो पेंट्स होते हैं हम लोग जो घर में करते हैं, या गाड़ियों वाले पेंट होते हैं, तो सिर्फ इंग्रेडिएंट चेंज करते हैं। पेंट फैक्ट्री वही होती है, सिर्फ उसका कलर चेंज करते हैं तो वो कलर चेंज हो जाता है, उसमें थिकनेस चेंज करते हैं तो वो कभी डिस्टम्बर हो जाता है, कभी दूसरी चीज बन जाती है, कभी तीसरी चीज बन जाती है, जो उसकी वैरायटीज होती है डिफरेंट, बट द इक्विपमेंट रिमेन सेम। एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज फार्मेसी। फार्मेसी इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है बैच कॉस्टिंग की, कि फार्मेसी के अंदर जो सबसे ज्यादा जो चीज इस्तेमाल हो रही होती है और सबसे ज्यादा जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड दी बैच कॉस्टिंग। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? आइए जरा,
करना क्या जनाब, आपने इसके अंदर कॉस्टिंग में आपने एक बैच की कॉस्ट निकालनी है और एक यूनिट की कॉस्ट निकालनी है। दो काम करने होते हैं इसके अंदर। आपने आपको पूरा एक प्रोसेस गिवन होगा, कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, कितने फैक्ट्री ओवरहेड लगे। हमें उस बैच की टोटल कॉस्ट निकालनी है, उसको नंबर ऑफ यूनिट से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, तो हमें पर बैच या पर यूनिट की क्या मिल जाएगी, कॉस्ट मिल जाएगी। क्या करना है जनाब, आपने दो स्टेप में सवाल को सॉल्व करना है। सबसे पहले, द प्रोसेस ऑफ बैच कॉस्टिंग आर वेरी सिमिलर टू दोज फॉर जॉब कॉस्टिंग। स्टेप नंबर 1 में टोटल कॉस्ट पर बैच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है जी। और प्रेडिक्शन ओवरहेड जो आप लगाएंगे वो प्रीडिटरमिन्ड रेट के ऊपर लगाएंगे कि जनाब जो आपने रेट निकाला होगा फैक्ट्री ओवरहेड का, उसके ऊपर आपने इसको अप्लाई कर देना है। उसके बाद जब टोटल कॉस्ट आ जाए, total cost per batch then divided by total number of units produced to find the cost per unit in a particular batch। तो ये दो स्टेप है, तो जल्दी से इसको लिखिए शाबाश, फिर आपसे इसका एक सवाल करवाते हैं। प्रोसेस स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। हाँ, चलिए स्टार्ट करें। प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड को प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहा जाता है। इसके दो नाम हैं, समटाइम इट्स एफओएच दैट इज स्टैंड्स फॉर फैक्ट्री ओवरहेड, समटाइम इट्स पीओएच दैट इज प्रोडक्शन ओवरहेड। कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, तीनों को ऐड करके ही टोटल कॉस्ट पता चलेगी। आज आपको आपके मार्क्स भी बताएंगे मिड टर्म के। बहुत अच्छा परफॉर्म किया आप लोगों ने, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। बड़े मजा आ गया कॉपी चेक करने। 23 कॉपीज हार्डली 23 मिनट्स में चेक हो गई। इतना अच्छा पेपर किया आप लोगों ने, कहीं कोई गलती नहीं थी। चलिए प्लीज स्टॉप राइटिंग, आ जाए जरा बोर्ड पे आ जाइए, जल्दी कर ले यार, टाइम नहीं है, बहुत लेंथी टॉपिक है आज का। सो वी हैव क्लास नंबर 9 टुडे। तो आज के बाद हमारे पास 3 क्लासें और हैं, और 3 क्लासों में हमने 2 क्विज और एक असाइनमेंट करना है। अभी तक हम लोग 1 क्विज 1 असाइनमेंट कर चुके हैं। तो अब थोड़ा सा आप लोगों ने ऑन टोज रहना होगा इन 3 हफ्ते में। हर हफ्ते में हम 1 क्विज लेंगे, 1 असाइनमेंट और 1 क्विज। इस तरह से ये 3 हफ्ते जो है हमारे कंप्लीट होंगे। चलिए जी, आइए जरा बोर्ड पे आइए। एक एग्जांपल करा रहा हूँ आपको बैच कॉस्टिंग की, कि बैच कॉस्टिंग में आपने ये किस तरह से सवाल आएगा आपको आपके पास एग्जाम में। अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स मॉडल कार्स वो जो टॉय कार्स होती हैं बेसिकली, उसकी बात हो रही है। एंड हैज द फॉलोइंग बजटेड ओवरहेड्स फॉर द नेक्स्ट मंथ बेस्ड ऑन द नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। और आपके जनाब ये कुछ इन्होंने ओवरहेड्स दे दिए। हमारे पास 2 डिपार्टमेंट है जिस पे एक काम होता है, एक है वेल्डिंग और एक है असेंबली। असेंबली में, वेल्डिंग में हमारे जो ओवरहेड्स हैं वो है 6000, और वेल्डिंग में हमें कितने घंटे चाहिए होंगे, 1500 लेबर आवर्स। यानी ये जो 6000 घंटे हैं, ये दरअसल कितने घंटे का खर्चा है, 1500 लेबर आवर्स का खर्चा है। इसी तरीके से असेंबली में जो हमारा टोटल खर्चा होगा वो होगा $10,000 का, और इसमें जो हमारा घंटे खर्च होंगे वो खर्च होंगे 1000 घंटे। तो पहला काम तो हम ये करते हैं कि एक ओवरहेड का रेट निकाल लेते हैं दोनों डिपार्टमेंट्स का। कैसे निकालते हैं ओवरहेड का रेट, बड़ा सिंपल सा।
टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स। सो सबसे पहले हम जनाब निकाल रहे हैं ओवरहेड का रेट। वेल्डिंग डिपार्टमेंट टोटल कॉस्ट इज 6,000 and total labor hours is 1,500. So the rate should be $4 per labor hour. क्लियर हो गई बात? उसके बाद असेंबली का निकाल लेते हैं। असेंबली का जो हमारा कॉस्ट है वो है 10,000 और हमारे जो घंटे हैं वो है 1,000 घंटे। तो दैट इज $10 पर लेबर आवर। एक वेल्डिंग का निकाल लिया, एक किसका निकाल लिया, मशीन असेंबली का। ठीक है, डन हो गया। तो सबसे पहला काम, अगर आपको याद हो, यहाँ पे इन्होंने आपसे ये कहा था कि प्रोडक्शन ओवरहेड किसके ऊपर ले लिया जाता है, प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट पे। तो पहला काम तो आपने ये किया कि दोनों के ओवरहेड के रेट मालूम कर लिए कि जनाब आपके ओवरऑल रेट क्या है। अब आपको दो चीजें और चाहिए, एक आपको चाहिए डायरेक्ट मटीरियल, एक आपको चाहिए डायरेक्ट लेबर। क्लियर हो गई बात? आइए जरा, कह रहे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर 20% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट। जो हमारा ऊपर का खर्चा है उसको सेल करने का, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी है, ये सारे जो खर्चे हैं वो हैं टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का कितना परसेंट, 20%। प्रोडक्शन ऑफ 250 मॉडल कार्स टाइप XJS1, ये जो कार बन रही है उसका जो मॉडल नंबर है वो क्या है, XJS1, मेड एज अ बैच नंबर इज 863। मैंने कहा था ना, हर चीज जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो उसका एक क्या होता है, प्रॉपर बैच नंबर होता है, ताकि उसको प्रोडक्ट को ट्रेस करना क्या हो, कोई फॉल्टी प्रोडक्ट आ जाए तो आप पूरे के पूरे बैच को रिकवर कर लें और पूरा बैच वापस मंगवा लें। तो यहां पे जिन्होंने बैच नंबर दिया वो क्या दिया है, 8638। इंकर्ड दी फॉलोइंग कॉस्ट। मटेरियल कितना लगा आपका, 12,000 लगा। लेबर लगी 100 आवर्स वेल्डिंग शॉप पे, और हमने वेल्डर को, वेल्डिंग को हमने किस हिसाब से पेमेंट की, $8 पर हिसाब, सॉरी 200 आवर्स लगे असेंबली शॉप में, और उसको हमने लेबर को क्या हिसाब से पेमेंट की। तो यहां अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको टोटल लेबर कॉस्ट पता चल जाएगी। मटेरियल की भी कॉस्ट पता चल गई, लेबर की भी कॉस्ट पता चल गई। अब सिंपल एक ही कॉस्ट रह गई है और वो है ओवरहेड। ओवरहेड के आपको आवर्स, उन्होंने कहा था जनाब कि ओवरहेड जो आप अप्लाई करते हैं वो हम आवर्स की बुनियाद पे करते हैं। तो वेल्डिंग शॉप में कितने आवर्स यूज हो रहे हैं, 100 आवर्स, और वेल्डिंग का जो रेट है ओवरहेड का वो कितना है। तो अगर हमें वेल्डिंग का ओवरहेड निकालना हो तो 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से। और इसी तरह से अगर असेंबली का निकालना होगा तो 200 आवर्स है, और असेंबली का ओवरहेड रेट हमने कितना निकाला हुआ है। तो हम इन तीनों चीजों को, पांचों चीजों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ बैच पता चल जाएगी। इसके अलावा हमने एक स्पेशल एक्सरे इक्विपमेंट भी हायर किया, किराए पे लिया। हमारा वाला खराब हो गया था तो हमने क्या किया, उसको मार्केट से क्या किया, हायर किया, किराए पे लिया, और उसके लिए हमें कितने पैसे देने पड़े, 500। तो ये चार्जेस भी उसमें क्या कर दिए जाएंगे, टोटल कॉस्ट में क्या कर दिए जाएंगे, ऐड कर दिए जाएंगे। क्लियर हो गई बात? जरा 5 मिनट दीजिए, देखिए जरा आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या आती है। 250 गाड़ियों की एक भी कॉस्ट कितनी आती है। प्रोडक्शन आउटपुट भी आपने इसके अंदर ऐड करना है 20% के हिसाब से। तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहां मैं फॉर्मेट बना देता हूं। सबसे पहले आप लेंगे डायरेक्ट मटेरियल, उसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर। लेबर दो हैं, वेल्डिंग की भी लेबर है और असेंबली की भी लेबर है। फिर उसमें ऐड कर देंगे प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी दो हैं, वेल्डिंग का भी है और असेंबली का भी है। ये आंसर आएगा। फिर इसमें ऐड करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। इसकी कॉस्ट का कितना परसेंट, 20%। जो कॉस्ट यहां पर आ रही है ना, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर 20% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट। तो जो कॉस्ट आप यहां पे निकालेंगे उसका क्या ले लेंगे, देखते हैं टोटल कॉस्ट क्या आती है। स्टार्ट करें, शाबाश फॉर्मेट बनाएं। लेबर की, जब लेबर कर रहे होंगे तो लेबर के रेट ये है 8 और 9। ये जो रेट है ये किसका है, फैक्ट्री ओवरहेड का है। ये इसके हिसाब से आएगा यहां पर, फैक्ट्री ओवरहेड वेल्डिंग का भी और फैक्ट्री ओवरहेड किसका, असेंबली का भी। चलिए स्टार्ट करें, देखिए क्या आता है आप लोगों का आंसर। गलत करेंगे तो फिर सही सीखेंगे।
हाँ, जब ये प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी तो यहाँ पे फिर सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स क्या किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे, जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट का कितना है 20%। चलिए स्टार्ट करें, शाबाश, देखते हैं क्या आती है कॉस्ट आपकी। जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट निकलेगी इन तीनों को ऐड करके, उसका फिर आप 20% आखिर में क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ताकि आपको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पता चल जाए। थ्री फोर जीरो जीरो टोटल कॉस्ट। चलिए एक आंसर आया 3400। 3400 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 12,000 का तो सिर्फ मटेरियल ही है। बिल्कुल मल्टीप्लाई, पर आवर का रेट है ना, 100 आवर्स एट $8 पर आवर, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 8 से, 29 20,900। चलिए जी एक आंसर आया 20,900। 500 भी ऐड होगा, बिल्कुल ऐड होगा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए। चलिए जी देखते हैं, आई होप कि हो गया होगा हमारा वो। आइए जी देखते हैं जरा। एक बात तो ध्यान में रखिएगा कि टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। उसके अलावा चौथी कोई चीज नहीं होती। तो अगर हमें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है तो वी नीड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड डायरेक्ट मटेरियल। आइए जरा रखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। आपने पहले तो रेट निकाल लिया, एक आपने निकाल लिया 4 और एक आपने निकाल लिया 10, ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। एक हमने 4 निकाल लिया था और एक हमने कितना निकाल लिया था 10। आइए जनाब पहले आते हैं डायरेक्ट मटेरियल। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कितना है हमारे पास 12,000। ये तो इन्होंने स्ट्रेट बताया हुआ था कि जनाब डायरेक्ट मटेरियल कितना रखा है हमारा। अगली हेडिंग हमें चाहिए डायरेक्ट लेबर की। डायरेक्ट लेबर दो जगह अप्लाई हो रहा है, असेंबली डिपार्टमेंट में भी और वेल्डिंग डिपार्टमेंट में भी। असेंबली डिपार्टमेंट में अगर आप देखें तो 100 आवर्स वेल्डिंग शॉप पे, और इसका रेट क्या है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल मिला के 800 हो जाएगा। और दूसरा वाला कितना हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 9, ये कितना हो जाएगा आपका 1800। क्लियर हो गई बात। ये कहां से आया, ये यहां से आया। 100 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 800 एंड 200 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 1800। दो चीजें हो गई, मटेरियल भी हो गया, लेबर भी हो गया। अब चाहिए तीसरी चीज, प्रोडक्शन ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स उन्होंने कहा था जनाब 4 रुपए लगते हैं वेल्डिंग पे, और वेल्डिंग में कितने आवर्स यूज हो रहे हैं 100 आवर्स। तो 100 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 400। और असेंबली में कितने आवर्स लग रहे हैं 200 आवर्स, और रेट है असेंबली का 10, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट शुड बी 2000। तो हमने यहां पर तीसरी चीज भी निकाल ली, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इसके नीचे आया होगा, कट गया ये,
तो एक 400 आ गया, 100 मल्टीप्लाई बाय 4, और एक नीचे आ जाएगा, होगा कितना आ गया होगा, चलें यहां तक कॉपी करें, फिर एक साथ टोटल करवाते हैं आपसे। ये हमने तीनों चीजों को, जो तीनों इंग्रेडिएंट्स थे हमारे, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, इन तीनों को पहले हमने अलग अलग एक छोटी छोटी वर्किंग से कैलकुलेट कर लिया। आप चाहें तो उसको डायरेक्ट सॉल्यूशन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि आपको तीनों चीजें अलग अलग पहले कैलकुलेट करके दिखाऊं, फिर एक साथ इसको कॉस्ट शीट में कन्वर्ट करेंगे। आइए जी स्टार्ट करें। चलो अच्छा जी, अब हम बनाते हैं इसकी कॉस्ट शीट कि टोटल बैच की कॉस्ट क्या बनती है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ बैच। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल इज 12,000। देन वी नीड डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में हमने क्या किया, दोनों को प्लस कर दिया, 800 प्लस 1800 बिकम्स 2600। सो 2600 डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने डाल दिए। अगर आपको याद हो तो हमने इसमें एक एक्सरे मशीन क्या की थी, हायर की थी, तो उसके डायरेक्ट एक्सपेंस कितने आ गए हमारे, 500। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल को मिलाएंगे तो क्या बनेगी, इसका एक खास नाम है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर ऐड करते हैं, प्राइम कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड दी प्राइम कॉस्ट, दैट इज इक्वल्स टू 15,100। ठीक है जी, जैसे हमने उसमें किया था, स्टेटमेंट में किया था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और जब आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, सो यू गॉट प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में अब आपने जब ऐड करने हैं अपने सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो आपने लिए थे वो कितने किए थे, 2400। वो हमने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि यहां से आपने किस तरीके से 400 एक था और 2000 एक था, तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो आपको आ जाएगी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज 17,500। अब यहां पे डालेंगे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। उसके बारे में क्या कहा हुआ था, 20% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारे पास 17,500, 20% दीजिए, इसका कितना होता है, 3,000। सो 3,500 हमने ले लिया इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। जब आपने इसको टोटल किया तो यू गॉट 21,000। आपका क्या आया था, 100 रुपए का फर्क आया था आपका। सो जब आपने यहाँ पे इसको टोटल कॉस्ट निकाली तो दैट इज $21,000 इस टोटल बैच की कॉस्ट है। और याद करें इसमें हमने कितने मॉडल कार्स बनाई थी, 250। तो अगर हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालनी हो बैच की, तो 21,000 को हमने डिवाइड कर दिया 250 से, तो एक मॉडल कार की जो कॉस्ट आ गई दैट इज $84। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी बैच कॉस्टिंग की जो शीट है ये हमेशा ऐसे ही तैयार होगी। मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, यू विल गेट प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में अपने प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड करेंगे, यू विल गेट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट। यहां तक कोई सवाल, कोई चीज, कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ तो पूछ लीजिए।
ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? क्लियर? चले एक सवाल कराते हैं आपसे, इसका कर ले, कॉपी कर लें जल्दी से। असाइनमेंट चेक कर लिए, बस मार्क्स पोस्ट नहीं किए। आज इंशाल्लाह जैसा सैटरडे को बैठ के करते हैं LMS। बिल्कुल बताएंगे आप, बिल्कुल बेफिक्र हैं, लेकर आए। सबको स्टेज पे बुला के कॉपी उनके हाथ में देंगे मार्क्स के साथ। चलिए जी, बैच कॉस्टिंग का सवाल फिर आगे आता है, जल्दी कर ले भाई। अच्छा जी, ये तो था बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग में आपने टोटल तरीके से अपना बैच की कॉस्ट निकालनी सीखी, उसके साथ आपने नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके आपने उसका जो इंडिविजुअल कॉस्ट पर यूनिट है वो हमने निकालनी सीखी। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, इसका एक ही सवाल है हमारे सिलेबस के अंदर, वो मैंने आपको करा दिया। अब चलते हैं जनाब अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसको काफी लेंदी हमने करना है, एंड दैट इज कॉल्ड दी प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है और कॉस्टिंग में इसकी बड़ी अहमियत है। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्योंकि मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर ही काम कर रही होती हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग उस वक्त होती है कि जब कोई गुड एक खास प्रोसेस से बनके तैयार होती है, ना इसमें कस्टमाइजेशन होती है, और ये हैवी प्लांट्स, बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं जहां पे गुड्स तैयार हो रही होती हैं 24/7 365 डेज इन ईयर, कंटिन्यूसली ये प्लांट क्या करता रहता है, आपका वर्क करता रहता है। चाहे वो आपकी शुगर इंडस्ट्री हो, शुगर बन के तैयार हो रही है, ऑयल रिफाइनिंग हो रही है, जमीन से जो है वो ऑयल निकाला जा रहा है कंटिन्यूसली 24/7, एक मिनट के लिए भी मशीन जो है वो ऑफ नहीं होती। प्लांट्स को हम बंद करने का सोच भी नहीं सकते। उसकी वजह ये होती है कि प्लांट को बंद करने के बाद उसको चलाने की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा जो होती है वो हैवी कॉस्ट होती है। तो अगर आपके प्लांट में मेंटेनेंस आ जाती है तो उसको बाकायदा बताया जाता है कि जनाब हम 15 दिन के लिए अपना प्लांट क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। पूरा प्लांट फिर क्लियर होता है, उसकी ग्रीसिंग है, साल में एक बार ये एक्टिविटी की जाती है, और फिर उसके बाद प्लांट दोबारा जो है वर्किंग कंडीशन में ले आया जाता है। सीमेंट मैन्युफैक्चर हो रही है, ऑयल रिफाइनिंग हो रही है, शुगर रिफाइनिंग हो रही है, पेपर मिल्स हैं, ये 24/7 क्या करती रहती है काम, और एक खास प्रोसेस है, और वो प्रोसेस बार बार क्या हो रहा होता है, रिपीट हो रहा होता है। सीमेंट बनाने का एक तरीका है, वो उसी से बनती है, इसके अलावा कोई और तरीका मौजूद नहीं है। पहले उसमें क्रशिंग होती है, क्रशिंग के बाद मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग के बाद वो आगे जाता है, प्लांट में जाता है, पैकेजिंग होती है, और क्या हो जाता है जनाब, सीमेंट बन के क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। इसी तरह से अगर आप शुगर इंडस्ट्री में चले जाइए, पहले गन्ने की क्रशिंग होती है, उससे जो है वो एथेनॉल निकाला जाता है, उस एथेनॉल को बॉईल किया जाता है, बॉइलिंग में जाता है, वहां से जो है वो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स शामिल किए जाते हैं, क्रिस्टलाइजेशन होती है, और शुगर बनके क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। पेप्सी में चले जाइए, कोक में चले जाइए, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज हैवी इंडस्ट्रीज में शामिल होती हैं, और एक खास प्रोसेस से क्या हो रहा होता है, आपका प्रोडक्ट क्या हो रही होती है, तैयार हो रही होती है। टेक्सटाइल में चले जाइए, एक सेक्शन होता है वहां पे यार्निंग हो रही होती है, जो है वो धागा बनाया जा रहा होता है, उस धागे से जो है वो कपड़ा बनता है, कपड़े से उसकी डाइंग होती है, उसकी फिनिशिंग होती है, और फिर उसके वो 4-5 प्रोसेस से होता हुआ वो गुड क्या होती है आपके पास
तैयार होती है। जैसे ही गुड्स एक डिपार्टमेंट से निकलती है वो दूसरे डिपार्टमेंट में क्या हो जाती है, एंटर हो जाती है। डिपार्टमेंट 1 से निकली, फॉर एग्जांपल वेल्डिंग से निकली, तो वो असेंबली में चली गई। अब असेंबली के अंदर क्या हुआ, उसके ऊपर मजीद काम हुआ, वहां से निकली गाड़ी फिनिशिंग में चली गई, फिनिशिंग हुई, उसके बाद वो गाड़ी बनके क्या हो गई। तो ये एक गाड़ी 3-4 डिपार्टमेंट से होती हुई क्या हुई, तैयार हुई है। तो हर एक डिपार्टमेंट का जो आउटपुट होता है वो दूसरे डिपार्टमेंट का क्या बन जाता है, इनपुट हो जाता है। हर डिपार्टमेंट के अंदर मटेरियल भी लग रहा होता है, हर डिपार्टमेंट के अंदर लेबर भी लग रही होती है, हर डिपार्टमेंट के अंदर उसके क्या लग रहे होते हैं, ओवरहेड्स भी लग रहे होते हैं। अगर हमें उसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है तो हमने हर डिपार्टमेंट के मटेरियल को, हर डिपार्टमेंट के लेबर को और हर डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। यानी अब सारा काम एक डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा है, अब मुख्तलिफ किसमें हो रहा है, सेक्शंस में हो रहा है। तो उन सबको फिर आखिर में क्या करना पड़ेगा, आपने कॉस्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो उससे आपको एक यूनिट की, एक जो चीज हमने तैयार की है उसकी कॉस्ट क्या होगी पता चलेगी। तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है जनाब, देखिएगा जरा सा। प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ कॉस्टिंग मेथड यूज्ड वेयर देयर आर कंटिन्यूअस प्रोसेस, 24/7 कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, एक मिनट के लिए भी मशीन स्टॉप नहीं होती। प्रोसेस कॉस्ट आर एट्रीब्यूटेड टू द यूनिट्स प्रोड्यूस इन ए पीरियड। अब हम इसमें क्या करते हैं कि हमने एक महीने में जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए या एक साल में जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए उसकी हमें क्या निकालनी पड़ती है, कॉस्ट निकालनी पड़ती है। जनाब हमने इस एक साल में जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, हमें उसकी क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए। कुछ कॉस्टिंग उस वक्त हो रही होती है जब मशीनें अभी या काम ही कर रही होती है और साल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसमें वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री भी शामिल हो जाती है, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री भी शामिल हो जाती है। तो इसमें काफी चीजें जो है वो मौजूद होती हैं जिनको वन बाय वन करके हमने अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से प्रोसेस कॉस्टिंग काम करती है। Process costing is applied when output consists of a continuous stream of identical units. एक जैसे यूनिट्स तैयार होते हैं और ये कंटिन्यूसली हो रहे होते हैं। शुगर तैयार हो रही है तो बस शुगर ही तैयार होती चली जा रही है, एक बॉटल में पेप्सी भरी जा रही है तो कंटिन्यूसली इसमें जो है वो पेप्सी का उसका प्लांट ही अलग लगा हुआ है, 7 अप का प्लांट ही अलग लगा हुआ है, जो फांटा है उसका प्लांट ही अलग लगा हुआ है। ये एक ही चीज को क्या कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है, उसको प्रोड्यूस करे चला जा रहा है। तो एक कंटिन्यूस स्ट्रीम के अंदर विदाउट स्टॉपिंग एनी प्रोडक्शन फॉर ए सिंगल सेकेंड ये चीजें क्या हो रही होती हैं, प्रोड्यूस हो रही होती हैं। Process costing is a costing method used to determine the cost of units manufactured from a continuous process. It is common to identify process costing with continuous production such as oil refining. ऑयल को रिफाइन किया जाता है, रिफाइनिंग जो हमारी रिफाइनरीज होती हैं, क्रूड ऑयल डाला जाता है, उस क्रूड ऑयल के अंदर उसको एक प्रोसेस से गुजारते हैं, उससे फिर मुख्तलिफ आउटपुट्स निकलना शुरू होते हैं। क्रूड ऑयल को बॉईल करते हैं तो उसका जैसे जब बॉइलिंग पॉइंट आता रहता है तो वो चीज स्टीम बनके जो होती है वो कंडेंसर में मूव कर रही होती है। सबसे पहले आपने ऑयल में सबसे पहले उसमें से बेंजीन स्टीम बनती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो है, उसको एक कंडेंसर से गुजार रहे हैं, ठंडा करते हैं तो उसमें से बेंजीन निकलना स्टार्ट हो जाती है। एथेनॉल, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें जो होती हैं वो एक ही क्रूड ऑयल से क्या हो रही होती है, निकल रही होती है। और आखिर में जो बच जाता है वो जो सड़कों पर डामर इस्तेमाल होता है, जो उसका रॉ फैक्टर होता है बिल्कुल, वो उसके काम आता है कि उससे हम अपनी रोडें वगैरह जो है वो तैयार करते हैं, डामर जैसे कहा जाता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसके थ्रू ये काम हो रहा होता है। शुगर रिफाइनिंग, शुगर की रिफाइनरीज लगी हुई हैं आपके पास, केमिकल प्रोसेसेस है, एथेनॉल बन रहा है, पॉलीमर्स बन रहे हैं, बेंजीन बन रहा है, मुख्तलिफ चीजें बन रही हैं। ये आपका कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप उसको एक सेकंड के लिए भी स्टॉप नहीं कर सकते। और ब्रीविंग जो होती है बेसिकली जो कॉफी बनाना जो होता है, जैसे आप कहते हैं कॉफी ब्रू करना होता है, तो ये भी जो है वो 24/7 इसकी ब्रीविंग भी चल रही होती है। ठीक है जी। तो प्रोसेस कॉस्टिंग आपने समझा। प्रोसेस कॉस्टिंग में जो फर्क है बैच कॉस्टिंग में, कि बैच बनता है प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, 50 लाख गोलियां बन गई, मशीन ऑफ कर दी, अब कल देखेंगे कल क्या होगा, कल नया ऑर्डर आएगा, नया इंग्रेडिएंट डलेगा। यहां पर हम किसी भी चीज को स्टॉप नहीं कर सकते। लोग जो है वो डे एंड नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, सीमेंट में जो प्लांट लोग काम करते हैं, कभी उनकी नाइट लग रही होती है, कभी उनकी डे लग रही होती है, वो जा रहे होते हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देख लीजिए शिफ्टों में काम हो रहा होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देख लीजिए शिफ्टों में काम हो रहा होता है। यही वजह होती है कि वहां पे हम प्रोसेस एक सेकंड के लिए भी स्टॉप नहीं कर सकते, तो हमें हर वक्त लेबर ऑन बोर्ड चाहिए
होती है हर हालत में। तो ये चीज जो होती है क्योंकि ये कंटिन्यूस होती है तो इसी वजह से इसको प्रोसेस कॉस्टिंग कहा जाता है। और ये प्रोसेस एक जगह पर कंप्लीट नहीं होता, ये प्रोसेस मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में क्या होता है, कंप्लीट होता है। गुड्स एक ही जगह तैयार नहीं होती, गुड्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से घूम के आके क्या होती हैं, आपके सामने आती है। डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4, जितने डिपार्टमेंट ज्यादा होते चले जाएंगे कॉस्टिंग प्रोसेस उतना ही लेंदी होना शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास दो डिपार्टमेंट्स की कॉस्टिंग है, डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 की, वो आपको सिखाते हैं कैसे करते हैं उसके अंदर। अच्छा जी, उसके बाद इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो हमारे पास इनपुट में लॉसेस होते हैं। यानी अगर आपने 100 यूनिट का इनपुट डाला है तो जरूरी नहीं है कि 100 ही यूनिट आउटपुट में निकले। चीजें जो है वो टूट फूट का शिकार होती हैं, कुछ मशीनें जो है उसको जाया करती हैं। ठीक है जी, आपने एक आउटपुट जनरेट किया, वो क्रैक हो गया। अब वो क्रैक हो गया तो वो किसी काम का नहीं रहा, वो चीज आपने क्या कर देनी है, उसमें से क्या कर देनी है, अलग कर देनी है। तो प्रोसेस के अंदर लॉसेस भी होते हैं। अब ये लॉसेस किन वजह से हो सकते हैं? देयर इज ऑफन लॉस इन ए प्रोसेस ड्यू टू स्पॉइलेज, चीजें टूट फूट जाती हैं, वेस्टेज गिर जाती हैं, खराब हो जाती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इसके अंदर, एवोपरेट, बॉइलिंग होती है, कंटिन्यूसली बॉइल हो रहा होता है तो मटेरियल जो है वो बॉइल हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है। केरोसिन वगैरह इसके अंदर डलती हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको जरा सी भी एयर मिलती है तो वो फौरन एवोपरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप जितना इनपुट डालें उतना ही आपको क्या मिले, आउटपुट मिले। बीच में क्या शामिल हो जाते हैं इसके अंदर, लॉसेस भी शामिल हो जाते हैं। The output of one process become the input of next। हमने कहा था काम एक जगह कंप्लीट नहीं होगा, काम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में कंप्लीट होगा। जैसे ही गुड्स यानी कि वेल्डिंग से निकलेंगी वो असेंबली में चली जाएंगी। जो कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है वो बेसिकली यही हो रही होती है। सबसे पहला स्टेप होता है गाड़ी के जितने भी यानी कि जो पार्ट्स होते हैं, जो आयरन पार्ट्स होते हैं, उनको वेल्ड किया जाता है, स्ट्रक्चर तैयार हो गया। स्ट्रक्चर से वो जैसे ही निकला तो वो चला जाता है फिर असेंबली डिपार्टमेंट। असेंबली में सारा काम रोबोट्स कर रहे होते हैं, एक तरफ से टायर आता है, एक तरफ से दूसरी तरफ से टायर आता है, बोनट आके लगता है, मशीन आके लगती है, इंजन आके लगता है। 3-3.5 मिनट के अंदर पूरी का पूरा असेंबली का प्रोसेस हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। एक गाड़ी जो है, टोयोटा कंपनी का ही कहना है कि एक गाड़ी वो 7 मिनट के अंदर तैयार कर देते हैं, राइट फ्रॉम द स्क्रैच। एक गाड़ी अगर सिर्फ और सिर्फ जो है वो आयरन की फॉर्म में है तो वो वेल्डिंग से लेकर फिनिशिंग तक टोटल टाइम टेकिंग इज 7 मिनट्स। 7 मिनट के अंदर एक पूरी गाड़ी जो है वो तैयार कर देती है टोयोटा कंपनी। और ये छोटी मोटी गाड़ी ही नहीं, ये हाइलैक्स सर्फ की बात हो रही है। जो हैवी गाड़ियां होती हैं ये टोटल 7 से 7.5 मिनट के अंदर पूरी असेंबली हो जाती है, फिनिशिंग करके गाड़ी बाहर आ जाती है। एक दिन में 3600 कार्स टोयोटा कंपनी बनाती है, 3500 गाड़ियां एक दिन में बनाती है टोयोटा कंपनी। और अब वो एक नया प्लांट साथ में लेकर आ रहे हैं डिमांड को मीट करने के लिए। डिमांड इतनी है कि वो डिमांड ही मीट नहीं कर पा रहे, तो एक हैवी इन्वेस्टमेंट करके वो एक नया प्लांट जो है वो इसका स्टार्ट कर रहे हैं। बताने का सिर्फ मकसद ये कि एक डिपार्टमेंट से जब गाड़ी बाहर निकली तो वो दूसरी डिपार्टमेंट में क्या हो गई, एक डिपार्टमेंट का आउटपुट दूसरे का क्या बन गया। फिर वहां से जब निकला तो वो तीसरे डिपार्टमेंट में गया तो यहाँ का आउटपुट उसका क्या हो गया, और फिर उसके बाद वो फिनिश गुड बन के जो है वो वेयर हाउस में क्या हो जाती है, चली जाती है। So the output of one process become the input of next until the finished product is made in the final process। यानी जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होता है, डिपार्टमेंट कंप्लीट होते हैं, वैसे ही हमारी गाड़ी या जो भी हम चीज तैयार कर रहे हैं वो तैयार होकर रेडी हो जाती है। आउटपुट फ्रॉम प्रोडक्शन मे बी सिंगल प्रोडक्ट बट देयर मे ऑल्सो बी वन और मोर बाय प्रोडक्ट्स और ज्वाइंट प्रोडक्ट्स। ये हमारे जो है वो सिलेबस के नहीं है, अपने कॉस्टिंग सिलेबस के अंदर नहीं है फिलहाल ये, लेकिन जब आप मैनेजरियल लेवल पे जाएंगे, मैनेजरियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो वहां पर फिर ये बाय प्रोडक्ट और ज्वाइंट प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्या होती है, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरी प्रोडक्ट आपको मिल जाती है। जैसे अगर आप मिल्क रिफाइन करते हैं तो जैसे ही आप मिल्क रिफाइन करते हैं साथ साथ बटर मिलना भी शुरू हो जाता है। मिल्क की जैसी रिफाइनिंग होती है तो उसमें से क्रीम निकलना भी स्टार्ट हो जाती है कि भाई ये क्रीम का हिस्सा हो जाता है, इसको मलाई को अलग कर लेते हैं, दैट इज क्रीम। तो वो आपकी कहलाती है आपका ज्वाइंट प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्या होता है कि जो चीज वेस्ट होती है वो किसी दूसरे प्रोसेस में काम आ जाती है। जैसे अगर आप वुड को
आ रहा है मशीन में चलाते हैं, तो उसका जो हिस्सा जो वेस्टेज होता है वो भी मार्केट में क्या हो जाता है, सेल हो जाता है, वो जलाने, लकड़ी जलाने के या और किसी चीज के काम जो है वो आ जाता है। तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली द बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट होता है कि जो कि वेस्टेज की फॉर्म में हमको मिलता है। ठीक है जी, जैसे अगर हम डेयरी फार्मिंग की बात करते हैं तो मिल्क हमारा कॉमन प्रोडक्ट है, लेकिन उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें जो वेस्टेजेस होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, मार्केट के अंदर क्या हो जाते हैं, सेल हो जाते हैं। तो वो कौन सा प्रोडक्ट कहलाता है, आपका बाय प्रोडक्ट। और जो चीज सेलेबल है उसकी प्रोडक्ट के साथ ही निकल रही है, मिल्क को आपने किया तो साथ में आपको घी भी मिल रहा है, साथ में आपको बटर भी मिल रहा है, साथ में आपको क्रीम भी मिल रही है, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड दी जॉइंट प्रोडक्ट्स। तो वो डेफिनेटली उसके साथ उसके सेलेबल वैल्यू के साथ मौजूद होती हैं। अच्छा जी, आपने करना क्या जनाब, अब आते हैं अपने अकाउंटिंग थ्योरी यहाँ पे खत्म हुई। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि अब आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जरा सा मुझे आपको आधे घंटे के लिए बड़ी अटेंशन चाहिए। जब भी आप प्रोसेस कॉस्टिंग करेंगे आपने इन 4 स्टेप्स का ख्याल रखना है। अगर आप ये 4 स्टेप ध्यान में रखेंगे तो आपको कभी भी प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑलवेज यूज दीज 4 स्टेप्स व्हाइल सॉल्विंग प्रोसेस कॉस्टिंग क्वेश्चन। द फर्स्ट स्टेप, डिटरमाइन आउटपुट एंड लॉसेस। सबसे पहला काम नहीं करना है कि आपने देखना है कि आपको आउटपुट कितना मिल रहा है और उस आउटपुट में से लॉसेस कितने हो चुके हैं। तो लॉसेस को अलग कर लेना है, आउटपुट को क्या कर लेना है, अलग कर लेना है। फिर उसके बाद आपने निकालनी है कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकाली जाएगी अभी देखते हैं सवाल में। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड आउटपुट एंड वर्क इन प्रोसेस, स्टेप नॉट रिक्वायर्ड इफ देयर इज नो वर्क इन प्रोसेस। सवाल हम 2 तरह के करेंगे, एक वर्क इन प्रोसेस के साथ, एक वर्क इन प्रोसेस के बगैर। और फिर उसके बाद हमने एक टी अकाउंट बनाना होगा जो कि टोटल कॉस्ट को बताएगा, दैट इज कॉल्ड दी कंप्लीट कॉस्ट अकाउंट्स। तो चारों स्टेप्स लिखें ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सवाल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व करना है।